रागिनी शर्मा एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका मेरे और आपके चैनल यानी हमारे चैनल नॉलेज फॉर सर्चर में। अब हम क्या कर रहे थे, 10th क्लास का द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड 3rd चैप्टर कर रहे थे। तो अब हम उसी के ही नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो टॉपिक है हमारा द 19th सेंचुरी। अब 19th सेंचुरी की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, 1815 से लेकर हम स्टडी करेंगे 1914 तक के ड्यूरेशन की। अब हमने इससे पहले वाले टॉपिक में क्या था, सिल्क रूट पढ़ लिया था, वर्ल्ड कनेक्टेड हो गए थे, लोगों को अमेरिका के बारे में पता चल गया था, लोगों को इंडिया के बारे में पता चल गया था, सी रूट्स डेवलप हो गए थे, रोडवे रूट्स तो बहुत से एरिया में जाने ही जाते थे। तो कुल मिला के वर्ल्ड जो वास्ट था अब वो श्रिंक हो गया था। अब श्रिंक होने से क्या हुआ था, सिल्क रूट ने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। आपको इससे रिलेटेड जितनी भी जानकारी आप प्रीवियस वीडियो में देख लीजिए। तब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल एंड टेक्नोलॉजिकल फैक्टर इंटरकनेक्टेड इन द कॉम्प्लेक्स वे टू ट्रांसफॉर्म सोसाइटी एंड रीशेप एक्सटर्नल रिलेशन। यानी कि अब लोग क्या करने लगे, एक एरिया से दूसरे एरिया में जाने लगे, है ना। तो होगा क्या, इकोनॉमिकल चेंजेस आएंगे, सोशल चेंजेस आएंगे, ट्रेडिशन में एक्सचेंज होगा। तो कुल मिला के सारे फैक्टर्स इफेक्टेड हो गए, चेंजेस आ गए। अब इस चेंजेस में क्या हुआ, मूवमेंट स्टार्ट हुआ, फ्लो स्टार्ट हुआ, किस किस का और कैसे कैसे। तो पहले आपको बुक में दे रखा है द फ्लो ऑफ ट्रेड, द फ्लो ऑफ लेबर, मूवमेंट ऑफ कैपिटल। ठीक है, यहाँ पे मैंने हेडिंग भी मूवमेंट डाली है। अब यहाँ पे इस टॉपिक में जाने से पहले जरा हम डिफरेंस देख लेते हैं, व्हाट इज फ्लो एंड व्हाट इज मूवमेंट। मूवमेंट का मतलब होता है परमानेंट शिफ्ट, है ना। मूवमेंट हो गया परमानेंट शिफ्ट, और फ्लो है, फ्लो तब तक होता रहता है जब तक कि रास्ते में कोई ऑब्स्टिकल नहीं आ जाता, यानी फ्लो को हम चेंज कर सकते हैं। मूवमेंट में ये है कि अगर हो गया, चेंज हो गया यानी शिफ्ट हो गए, तो शिफ्ट हो गए। तो यहाँ पे है फ्लो ऑफ ट्रेड। तो फ्लो ऑफ ट्रेड कैसे हो रहा था, बाय द हेल्प ऑफ सी रूट, बाय द हेल्प ऑफ रोड, बाय द हेल्प ऑफ सिल्क रूट, है ना। सिल्क रूट के थ्रू भी फ्लो हो रहा था ट्रेड, ट्रेड यानी व्यापार, यानी लोग, कंट्रीज एक दूसरे के साथ ट्रेड कर रही थी। द फ्लो ऑफ लेबर, लेबर में फ्लो हुआ। हमने देखा कि पॉपुलेशन क्या थी, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, लोगों के पास काम नहीं था, या ये कहें कि अपनी लाइववुड को ज्यादा से ज्यादा अर्न करने के लिए, फॉर द बेटर सर्वाइवल, फॉर द बेटर कंडीशन, लोग अब मूव कर रहे थे। क्योंकि पहले क्या था, पहले थी एग्रीकल्चरल बेस्ड कंट्रीज। अब लोगों को दिखता था कि एग्रीकल्चर में इतना प्रॉफिट नहीं है, लिविंग कंडीशन इतनी अच्छी नहीं होती, तो लोगों ने लेबर की फॉर्म में, लेबर कर रहे थे, लेबर की फॉर्म में मूव करना स्टार्ट कर दिया। तो फ्लो ऑफ लेबर हो गया। फिर है मूवमेंट ऑफ कैपिटल। मूवमेंट ऑफ कैपिटल इंपॉर्टेंट है, कैपिटल माने पूंजी यानी संपत्ति, ठीक है। मूवमेंट ऑफ कैपिटल कैसे हो गया, आप इस चीज को ऐसे देखो, मूवमेंट ऑफ कैपिटल इस तरह से है कि भाई मूव कर रही है कैपिटल। जैसे कि अगर हम कोई अब्रॉड का प्रोडक्ट लेते हैं या इंटरनेशनल प्रोडक्ट लेते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, अपनी करेंसी को वहां दे रहे हैं, है ना। अगर आप इंडियन मार्केट से कोई चीज परचेज कर रहे हैं, तो वो आपका जो प्रोडक्ट है, आपने प्रोडक्ट के बदले में जो मनी पे किया है वो कंट्री के अंदर ही रहेगा। लेकिन अगर आप इंडिया के बाहर से कोई चीज ले रहे हैं, या कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, या स्टेबल हो रहे हैं, या 1% आप घूमने ही जा रहे हैं, तो कैपिटल वहां की इंक्रीज हो रही है, आप वहां की कंट्री को पैसा दे रहे हैं। तो इस तरह से क्या हुआ, मूवमेंट ऑफ कैपिटल। ये लॉन्ग टर्म भी था, ये शॉर्ट टर्म भी था, लॉन्ग डिस्टेंस में भी यूज हो रहा था, शॉर्ट डिस्टेंस में भी यूज हो रहा था, ठीक है। तो इस तरह से फ्लो ऑफ ट्रेड, फ्लो ऑफ लेबर, फ्लो ऑफ कैपिटल का ही इफेक्ट देखेंगे हम 19 सेंचुरी में। ओके, नाउ वर्ल्ड इकोनॉमी टेक्स शेप। वर्ल्ड इकोनॉमी टेक शेप का मतलब क्या है कि वर्ल्ड की जो इकोनॉमी है उसका रीफॉर्मेशन हो गया। अब मायने बदल गए, मायने कैसे, यानी मीनिंग्स उसके बदल गए। तो वो कैसे बदल गए कि भाई 19th सेंचुरी से पहले अगर कोई कंट्री सेल्फ सफिशिएंट थी, तो सेल्फ सफिशिएंसी का मतलब ये था कि आपके पास खाने के लिए फूड है,
आप इतने फूड का प्रोडक्शन कर रहे हो कि वो आपकी रिक्वायरमेंट को पूरा कर दे, तो दैट मीन सेल्फ सफिशिएंसी। लेकिन अब क्या था, अब इसके मीनिंग पूरी तरह से चेंज हो गए। पूरी तरह से चेंज होने का रीजन क्या रहा कि 19 सेंचुरी से पहले तो मैंने आपको बता दिया कि सेल्फ सफिशिएंसी का मीनिंग था कि आप इतना फूड प्रोड्यूस कर रहे हो कि वो आपकी रिक्वायरमेंट को पूरा कर दे, जैसे जैसे इंडिया में था, है ना। लेकिन 19 सेंचुरी तक आते आते अब सेल्फ सफिशिएंसी की डेफिनेशन बदल गई। क्यों? क्योंकि अर्बनाइजेशन हो रहा था, है ना, इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही थी। तो अब अगर फूड अवेलेबल है आपके पास, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो स्टैंडर्ड है वो लो लेवल का है। यानी अगर आप केवल अपने लिए फूड का ही प्रोडक्शन कर रहे हैं, दैट मीन आप एक डेवलप्ड कंट्री नहीं है। ठीक। अब ये एक चीज तो ये हो गई कि कंट्रीज ने मूव किया किसकी तरफ, कंट्रीज ने अब मूव किया प्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रीज की तरफ, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया। दूसरी बात क्या, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ रही थी, तो फूड की डिमांड तो बढ़ ही रही थी। ऐसा तो नहीं था कि फूड की डिमांड खत्म हो गई थी, अब इंडस्ट्रीज के प्रोडक्ट को ही हम खा रहे थे। तो यानी फूड प्रोडक्शन भी करना था, इंडस्ट्रीज को भी मेंटेन करना था। अब इंडस्ट्रीज को मेंटेन करने के लिए हमारे पास एक प्रॉपर फैक्टर था कि पॉपुलेशन बढ़ रही थी, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन को फुल सपोर्ट मिल रहा था। अब बात किसकी थी, बात थी फूड की। ठीक है, तो यहाँ पर जो चतुर चालाक लोग थे, कौन थे, लैंडलॉर्ड्स। कहाँ की बात कर रहे हैं हम, एग्जाम्पल ले रहे हैं, स्टार्टिंग में ले रहे हैं ब्रिटेन का, लास्ट में हम चले जाएंगे इंडिया में पंजाब वाले सेक्शन पे। मैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी चल रही हूँ। ठीक है, तो स्टार्टिंग में क्या है कि ब्रिटेन की बात कर रहे हैं, तो ब्रिटेन में जो लैंडलॉर्ड्स थे, यानी जो मनी लेंडर्स थे, पैसे वाले लोग थे, या ये कहें वो लोग जिनके पास लैंड थी, उन्होंने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करके एक लॉ बनवा दिया, दैट वाज द कॉर्न लॉ। कॉर्न लॉ ये कहता है कि बाहर से कोई भी फूड प्रोडक्ट कंट्री के अंदर नहीं आएगा, यानी कंट्री जो है इंपोर्ट नहीं करेगी। ठीक है, तो ये तो हो गया उनका मनचाहा तरीका। अब इस मनचाहे तरीके से उन्होंने क्या करा, अपने पास अर्निंग बढ़ा ली। उन्होंने मनचाहे रेट पे बेचा। भाई अगर मार्केट में एक ही प्रोडक्ट है और उसे यूज करने वाले सब हैं, जैसे मैंने पढ़ाया था सॉल्ट, सॉल्ट पे गवर्नमेंट ने क्या करा था, टैक्स लगा दिया था। अब सॉल्ट को यूज करना तो सबकी मजबूरी थी, तो वो मनचाहे रेट से उसे बेच रहे थे। तो वो ही हुआ ब्रिटेन के अंदर, इन्होंने कॉर्न लॉ लगा दिया, यानी और कंट्री से तो फूड प्रोडक्ट आएगा ही नहीं, प्लस वो लोग क्या करेंगे, वो अपने मन चाहे रेट पर सेल कर रहे थे अपने प्रोडक्ट को। तो उसका इफेक्ट किस पे आ रहा था, उसका इफेक्ट वहां के कॉमन लोगों पे आ रहा था। तो इस चीज से जो फूड प्रोडक्ट थे उनके प्राइस जो थे वो बहुत ज्यादा हाई हो गए। अब हुआ क्या, जो इंडस्ट्रीज थे जो बाहर से लेबर ले आए थे, अब उन्हें तो अपनी लेबर की रिक्वायरमेंट को पूरा करना था, है ना। लेबर की रिक्वायरमेंट को पूरा करना भी तो एक जिम्मेदारी होती है। जैसे आप इस चीज को देखिए कि भाई फैक्ट्री में लेबर काम तब करेगी जब उसकी बॉडी में पावर होगी, और बॉडी में पावर तब होगी जब उसको पेट भर के खाना मिलेगा। तो वही चीज थी। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर कॉर्न लॉ को इंडस्ट्रीज ने, रिचर्स पर्सन ने क्या करवाया, कैंसिल करवा दिया। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा देखते हैं पहले, फिर उसके आगे मूव करेंगे। तो अ वर्ल्ड इकोनॉमी टेक शेप बिफोर 19th सेंचुरी क्या था, फूड प्रोडक्शन इज सेल्फ सफिशिएंसी, यानी अगर आप फूड प्रोड्यूस कर रहे हैं दैट मीन्स आप सेल्फ सफिशिएंट हैं। लेकिन 19th सेंचुरी तक आते आते ये डेफिनेशन पूरी तरह से बदल गई। अब क्या था कि अगर आप फूड प्रोड्यूस कर रहे हैं तो आपका लिविंग स्टैंडर्ड जो है लो है। एनसीईआरटी में क्लियरली मेंशन है, but in the 19th century Britain self sufficiency in food meant lower living standards and social conflict। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। अब क्या था, फूड की हमें रिक्वायरमेंट थी, क्यों, क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही थी, है ना। दूसरी बात, डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, है ना, एंड अर्बनाइजेशन टेक्स प्लेस। इसके बाद क्या हुआ, लैंडलॉर्ड्स के कहने पर या मनी लेंडर्स के कहने पर गवर्नमेंट ने क्या करा, ब्रिटेन में लगा दिया
कॉर्न लॉ कब तक लगा? 1815 से लेकर 1849 तक। अब इस ड्यूरेशन में क्या हुआ? ग्रेन्स स्पेशली कॉर्न को रिस्ट्रिक्टेड कर दिया गया। देखो, टैरिफ्स एंड रिस्ट्रिक्शन ऑन द इंपोर्टेड फूड ग्रेन्स, है ना, टैरिफ्स एंड रिस्ट्रिक्शन ऑन इंपोर्टेड फूड ग्रेन्स स्पेशली कॉर्न, ठीक है, इसको पूरी तरह से बंद कर दिया गया कि बाहर से फूड प्रोडक्ट आएंगे ही नहीं। अब इसका इफेक्ट क्या हुआ? क्यों अबॉलिश किया? रिस्ट्रिक्शन ऑन इंपोर्ट लीड टू हाई फूड प्राइस। अब इसका इफेक्ट ये हुआ कि भाई गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन तो लगा दिया, लेकिन अब जो उनकी कंट्री का ही फूड प्रोडक्ट था उसका जो प्राइस था वो बहुत ज्यादा हाई हो गया। इंडस्ट्रीज एंड अर्बन ड्वेलर्स वर अगेंस्ट, इसके खिलाफ कौन थे? इंडस्ट्रीज थे और अर्बन ड्वेलर्स यानी जो शहरीकरण के लिए जिम्मेदार थे। शहरीकरण यानी कि लोगों ने क्या करा? शहरीकरण हो रहा था और अर्बनाइजेशन हो रहा था, तो वो लोग इसके अगेंस्ट थे। अच्छा, अब ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि लोग जो है इस सेल्फ सफिशिएंसी के पीछे भाग रहे थे। तो जो ब्रिटेन के लोग थे उन्होंने क्या करा था? अपने डेवलपमेंट के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन होने के बाद जब उन्हें लगा कि यहाँ पर इंडस्ट्री में वर्क करके ज्यादा फायदा है, तो उस कंडीशन में बहुत से लोगों ने एग्रीकल्चर करना छोड़ दिया था। ये भी एक रीजन था। जो छोटे फार्मर्स थे ब्रिटेन के, उन्होंने सपोर्ट किया किसे? इंडस्ट्रियलाइजेशन को। तो उन लोगों ने काम करना, अपने ही खेतों में काम करना छोड़ दिया, जिससे बहुत ज्यादा फूड की शॉर्टेज हो गई। 1949 में आकर गवर्नमेंट ने इस कॉर्न लॉ को पूरी तरह कैंसिल कर दिया। इज दैट क्लियर? इतना क्लियर है बेटा? नेक्स्ट है वो हमारा स्क्रैपिंग कॉर्न लॉ इन ब्रिटेन। अब ब्रिटेन में ये जो कॉर्न लॉ कैंसिल किया गया 1849 में आकर, इसको इंडस्ट्रीज है ना, इंडस्ट्रीज के कहने पर इसको इन लोगों ने गवर्नमेंट को फोर्स किया कि भाई आप इसे खत्म कीजिए, है ना। तो गवर्नमेंट ने कॉर्न लॉ को पूरी तरह से कैंसिल कर दिया। अब भाई जब बना था तो उसके इफेक्ट थे, हुए, वो हमने पढ़ लिए। अब जब कैंसिल हुआ है उसके बाद भी तो कुछ इफेक्ट क्रिएट किए होंगे, तो अब देखते हैं कि क्या इफेक्ट आया। स्क्रैपिंग कॉर्न लॉ इन ब्रिटेन, फूड इंपोर्टेड एट द चीपर रेट। अब क्या था? दूसरी कंट्रीज से, अदर कंट्रीज से क्या था? फूड जो है चीपर रेट पर आने लगा, है ना। ब्रिटिश एग्रीकल्चर वॉज अनेबल टू कम्पीट द इम्पोर्टेड फूड। अब जो ब्रिटेन के वहां के लोग थे वो इम्पोर्ट कम्पीट नहीं कर पाए। भाई पहले उन्होंने क्या करा? अपने प्रोडक्ट के रेट को हाई कर दिया, जो बाहर से आ रहा है वो चीपर रेट का है। तो यूजर क्या करेगा? यूजर या कहीं या कंज्यूमर क्या करेगा? कंज्यूमर उसे परचेज करेगा ना जिसका प्राइस कम है, जिसका कॉस्ट कम है। तो उन लोगों ने लोअर प्राइस वाले को प्रिफर किया, जिसकी वजह से जो वहां के, जो उनकी कंट्री का खुद का प्रोडक्शन था, वो इस मार्केट में कम्पीट ही नहीं कर पाया। जब कम्पीट नहीं करेगा तो क्या करेगा? वो एग्रीकल्चरिंग को खत्म कर देगा, रोक देगा, छोड़ देगा। फूड प्राइसेस फॉल, कंजप्शन इन ब्रिटेन रोज। अब फूड प्राइस तो क्या हुआ? कम हो गया, फूड प्रोडक्ट बिकम्स चीपर, लेकिन कंजप्शन जो था, जो यूज था, वो बढ़ गया। वो क्यों बढ़ गया? क्योंकि भाई ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन सबसे पहले हुआ था, ठीक है, और वहां पर क्या था? दूसरी कंट्री के लोग भी माइग्रेट करके आ गए थे। तो हुआ क्या कि फूड की डिमांड तो बढ़ गई, लेकिन कंट्री का खुद का प्रोडक्शन जो था वो नेग्लिजिबल हो गया, ठीक है। नेग्लिजिबल हो गया तो होगा क्या? देखो, कोई भी इंडस्ट्री यूं ही स्टेबल नहीं होती, स्टेबल होने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। अब अगर हम किसी काम को छोड़ देंगे, आप मानिए
अगर मैं अपने काम को छोड़ देती हूँ तो मुझे रिप्लेस करने के लिए बहुत से लोग चारों तरफ हैं जो तुरंत आकर मुझे रिप्लेस कर देंगे। ये ही मार्केट का रूल है और ये ही नेचर का रूल है ना, यही मार्केट का रूल है और यही नेचर का रूल है। लेकिन अपनी जगह बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। अब ब्रिटेन ने क्या करा, ब्रिटेन ने इंडस्ट्रियलाइजेशन को तो एक्सेप्ट कर लिया और फूड प्रोडक्शन को वो एक लोअर लेवल का काम मांगने लगे। तो होगा क्या, जो आसपास की समझदार कंट्रीज थी उन्होंने ब्रिटेन की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए प्रोडक्शन बढ़ा दिया, यानी अब उन्होंने अपनी अर्निंग को इंक्रीज किया बाय प्रोड्यूसिंग फूड प्रोडक्ट। तो इन द ईस्टर्न यूरोप, रशिया, अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया लैंड वर क्लियर्ड एंड फूड प्रोडक्शन एक्सपेंडेड टू मीट द डिमांड ऑफ फूड। तो यानी ये कौन थे, ये चतुर चालाक देश थे। इन्होंने क्या करा, जब ब्रिटेन की हालत देखी कि भाई ब्रिटेन जो है नहीं कर रहा, तो ब्रिटेन की डिमांड को पूरा करने के लिए, अब ये वेलफेयर के लिए नहीं कर रहे कि चलो भाई वो भूखे उन्हें खाना दे दो, ये भी तो अर्निंग देखेंगे ना। तो इन्होंने क्या करा, ब्रिटेन की डिमांड को पूरा करने के लिए अपने प्रोडक्शन को बढ़ा दिया। जब अपने प्रोडक्शन को बढ़ाया तो अब क्या, इन्हें क्या चाहिए, लैंड, है ना। तो ये अब हम आगे देखेंगे कि इन कंट्रीज ने केवल प्रोडक्शन ही नहीं बढ़ाया, होलसेल डेवलपमेंट कर लिया अपनी कंट्री का। इज दैट क्लियर? ओके, तो अब हम देखते हैं कि कॉर्न लॉ जब गवर्नमेंट ने लगाया था मनी लेंडर्स और लैंडलॉर्ड्स के कहने पर, उसी तरह उसको खत्म भी कर दिया गया किसके, के इंडस्ट्रियलिस्ट के कहने पर। तो हुआ क्या कि इफेक्ट तो दोनों ही कंडीशन में आया था। अब इफेक्ट को हम देखें तो लॉन्ग टर्म में उसका एक वास्ट इफेक्ट हुआ था पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी पे। वो क्या था, वो ये था कि अब जो लोग थे वो समझ गए थे कि किस तरह से हम अपने बेटर फ्यूचर के लिए एग्रीकल्चर को छोड़कर एक दूसरे स्टेप की तरफ भी मूव कर सकते हैं। ठीक है, ब्रिटेन के लोगों ने तो एग्रीकल्चर छोड़ ही दिया था क्योंकि वो उसको एक लो लिविंग स्टैंडर्ड मान रहे थे। तो उनकी फूड की रिक्वायरमेंट कहाँ से पूरी की जा रही थी, अब्रॉड से की जा रही थी, दूसरी कंट्रीज से की जा रही थी। अब भाई जब दूसरी कंट्रीज से की जा रही थी तो वो हाथ से लेकर आते क्या, तो उसके लिए कंस्ट्रक्ट किया गया किसे, रेलवे को, शिप्स के थ्रू, है ना, रेलवे, शिप्स, इसके थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जाता था हमारे फूड आर्टिकल्स को, है ना। तो उस कंडीशन में क्या था, उस कंडीशन में उन्हें रिक्वायरमेंट थी लेबर की, ठीक, रेलवे ट्रैक को डेवलप करने के लिए लैंड की। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी जिसने अब वर्ल्ड की इकोनॉमी को चेंज किया। लेकिन कहीं ना कहीं फिर से जो इकोनॉमी है वो एग्रीकल्चर की तरफ मूव कर जाएगी। तो यहाँ पर मैंने लिखा है पीपल माइग्रेशन, 150 मिलियन पीपल माइग्रेट कर गए। अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करते हैं तो 150 मिलियन लोग माइग्रेट कर गए। अब यहाँ पे माइग्रेशन का रीजन एग्रीकल्चरल भी था, ठीक है, एग्रीकल्चरल लैंड को यूज ना करना था, रिलीजियस रीजन भी था क्योंकि ये वो ड्यूरेशन था जिस समय चर्च के खिलाफ बोलना या मिशनरी के खिलाफ बोलना बहुत बड़ा क्राइम माना जाता था। ये वो ड्यूरेशन भी था जिसपे नेपोलियन और हिटलर के इफेक्ट भी दिखे थे। तो लोग अब माइग्रेट कर गए अपने नेटिव प्लेस से दूसरे प्लेसेस की तरफ। ठीक है, एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड, एग्रीकल्चरल लैंड का एक्सपेंशन कहाँ हुआ, वो हुआ अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, है ना। लोगों ने क्या करा, ब्रिटेन की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए एग्रीकल्चर को बहुत अच्छी तरह डेवलप किया। अब ये वो ड्यूरेशन था जिसमें अफ्रीका की तरफ मूव कर जाएंगे। आगे हम अफ्रीका का एग्जाम्पल भी देखेंगे। रेलवेज ट्रांसपोर्टेशन के लिए, फूड प्रोडक्ट के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, लोगों के माइग्रेट करने के लिए रेलवे का डेवलपमेंट हुआ। अच्छा, एक चीज जो हमें अर्बनाइजेशन की तरफ ले जाती है, कंस्ट्रक्शन ऑफ शेल्टर हाउसेज और बिल्डिंग। भाई जो लोग गांव से निकलकर शहर में जा रहे थे उन्हें रहने की जगह भी तो चाहिए थी, तो उससे लोगों को इन्वेस्टमेंट का एक तरीका और मिला, मनी लेंडर्स को इन्वेस्टमेंट का एक तरीका और मिला, जिसमें उन्होंने शेल्टर हाउसेज बनवाने शुरू कर दिए, है ना, बिल्डिंग्स बनवानी शुरू कर दी। ये क्या थे, जिसमें लोग रेंट पर रहा करते थे। तो कंस्ट्रक्शन साइट का
डेवलपमेंट इस तरह से हुआ। इंडस्ट्रीज का भी डेवलपमेंट हुआ, कंस्ट्रक्शन में ही आ जाएगा क्योंकि इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही थी, जिसे कहें पूरी तरह से शहरीकरण। यानी भाई अगर कोई लेबर आपकी कंपनी में आकर काम करेगी तो उसे रहने के लिए भी चाहिए, खाने के लिए भी चाहिए और फैसिलिटीज भी चाहिए। तो इन लोगों ने सारी चीजों की जिम्मेदारी ले ली। ठीक है, आपको 9th क्लास में वो टेबल किचन याद है? 9th क्लास में, है ना, उसमें क्या था कि लोगों का पिक्चर दिया गया है एनसीईआरटी में कि रो में, पर्टिकुलर रो में लोग बैठे हुए हैं, टेबल पे खाना आ रहा है, वहां पर वो खा रहे हैं। जिसके पास इतना पैसा है कि वो टेबल किचन का यूज करके खा भी सकता है और शेल्टर हाउस में जाकर सो भी सकता है, तो वो वहां चला जाएगा। इवन ये कंडीशन हो गई थी इन लोगों के रहने के लिए कि एक रोप को टाई कर दिया जाता था, लोग खड़े होकर उस रोप पर बेंट होकर सो जाया करते थे, ये कंडीशन हो गई थी। तो बेटर कंडीशन के लिए कंस्ट्रक्शन हाउसेस डेवलप हुए। ये लोगों को हर तरह से डेवलप कर रहा है भाई। कंस्ट्रक्शन में इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, और पैसे को अर्न भी कर रहा है। और जो निकल कर आया है गांव से शहर में, उसे रहने की जगह चाहिए, उसे रहने का भी वो हो रहा है। तो एक ये म्यूचुअल रिलेशनशिप, जैसे आप बायो में पढ़ते हैं, तो वो ही चीज यहाँ पे डेवलप हो गई थी जिसने दोनों को ही डेवलप किया। इसके बाद बाय 1890 ग्लोबल एग्रीकल्चरल इकोनॉमी हैड टेकन शेप। यानी अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो एग्रीकल्चरल इकोनॉमी कुल मिलाकर डेवलप हो गई थी। अब इस चीज, अच्छा ये वाला ड्यूरेशन क्या है, हम 1815 से लेकर 1940 तक का ड्यूरेशन देख रहे हैं। तो यहाँ इस वाले ड्यूरेशन में अगर हम जा रहे हैं तो इस वाले ड्यूरेशन में क्या है, इंडिया भी तो एक कंट्री है भाई उस समय। तो उस समय इंडिया में क्या था, कोलोनाइजेशन था, है ना। तो इसका इफेक्ट कहाँ होगा, इफेक्ट होगा इंडिया पर भी। तो यहाँ पर है इम्पैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी। अगर हम इम्पैक्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी की बात करते हैं तो भाई ये वो ड्यूरेशन था जब इंडिया से भी लोगों को माइग्रेट करवाया गया था चीप लेबर के लिए, चीप लेबर के लिए फूड प्रोडक्ट को भी लाया गया था इंडिया से। अच्छा, अब यहाँ पर इंडिया में क्या था, रेलवे तब तक डेवलप नहीं हुआ था। यहाँ पे वाटर ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल किया जा सकता था, और वाटर ट्रांसपोर्ट को इंडिया में फिरोज शाह तुगलक पहले ही डेवलप कर चुका था। ब्रिटिशर्स को केवल उसे मेंटेन करना था, या ये कहें उसको एक अपर लेवल पर लेकर जाना था। फिरोज शाह तुगलक 14वीं शताब्दी में इंडिया के अंदर, है ना, कैनल सिस्टम को डेवलप कर चुका था। तो ब्रिटिशर्स ने उसी कैनल सिस्टम को यूज किया, कहां पर, पंजाब में, पंजाब में, है ना। पंजाब में उन्होंने क्या करा, पंजाब में उन लोगों ने कैनल सिस्टम को अच्छा डेवलप किया। क्यों, उसका रीजन क्या था कि पंजाब के थ्रू वो सिल्क रूट से इजीली कनेक्ट हो सकते थे। तो यहाँ पर इन्होंने कैनल सिस्टम को डेवलप किया, प्लस इंडिया के ही दूसरे पार्ट से लाकर लोगों को वेस्ट पंजाब में पहुंचाया गया और उनसे बोला गया कि आप यहाँ पर कॉटन को, वीट को, बेसिकली वीट को डेवलप कीजिए। ठीक है, तो British government developed canal system in Punjab. A network of irrigation canal were built in the West Punjab to transfer semi-desert land into fertile land. ठीक है, इन लोगों ने क्या करा, वाटर सिस्टम को इतना पावरफुल कर दिया कि वो हिस्से जिनमें पानी की कमी थी उसको भी पूरा किया जा सके। अच्छा, इस पंजाब को आप वो वाला पंजाब मत सोचना जो इंडिया में है, पंजाब का एक हिस्सा पाकिस्तान में भी आता है। तो ये पूरे पंजाब की बात कर रहा है, यानी इंडिया वाला पंजाब और पाकिस्तान वाला पंजाब मिक्स्ड, है ना। टू एक्सपोर्ट व्हीट एंड कॉटन, पीपल फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ पंजाब वर कॉल्ड एंड सेटल्ड। यानी कि व्हीट और कॉटन के डेवलपमेंट के लिए वहां पर लोगों को दूसरी जगहों से भी शिफ्ट किया गया कि आप लोग यहाँ रहिए और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को डेवलप कीजिए। अब ये जो प्रोडक्ट बनते थे ये कहाँ जाते थे, ये ब्रिटेन अपने यहाँ ले जाता था। इज दैट क्लियर? इतने में था रोल ऑफ टेक्नोलॉजी, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी। यहाँ पर बात करते हैं हम टेक्नोलॉजी की कि किस तरह से टेक्नोलॉजी ने सारी चीजों को इतना इजी कर दिया, है ना। अगर आप हिस्ट्री देखते हैं तो हिस्ट्री में देखते हैं कि मूवमेंट इजी टेक्नोलॉजी की हेल्प से ही हुआ है। भाई अगर मुझे अपने इस प्लेस से दिल्ली तक जाना है,
राउंड ऑफ कितना 60, 70, 80 है ना किलोमीटर है डिस्टेंस। क्या मैं अब 45 मिनट में नहीं चली जाऊंगी, है ना। लेकिन अगर यही मुझे पैदल जाना पड़े तो भाई साहब मैं तो एक हफ्ते में भी नहीं पहुंचूंगी, ठीक है। तो वो वाली बात है। तो टेक्नोलॉजी ने हर तरीके से हेल्प की, लेकिन आज जितना फास्ट डेवलपमेंट मिलता है स्टार्टिंग में स्लो था, है ना। स्टार्टिंग में स्लो था, तो स्लो ही डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। अब क्या था कि फूड की रिक्वायरमेंट जो थी हमारी किससे पूरी की जा रही थी, वीट से। लेकिन मीट भी तो खाने का एक हिस्सा था, है ना। अच्छा, कोई कहीं जाता है, जैसे ब्रिटिशर्स इंडिया के अंदर आए, उन्होंने इंडिया में होल्ड किया, तो क्या सबने कहा वेलकम, किसी ने तो फाइट की होगी, है ना। तो वहां पे क्या जरूरत थी, वेपन्स की, ठीक है। तो वेपन्स भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो गए। तो टेक्नोलॉजी ने वेपन्स को लाइट कर दिया, इजी टू कैरी कर दिया। रेलवे ने आने जाने को इजी बना दिया, कैनल सिस्टम ने इजी कर दिया, शिपिंग ने इजी कर दिया। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें इन्वेस्टमेंट था और पैसे का बहुत ज्यादा यूज भी था। अब उसको भी कम करना था, तो उसको कम करने के लिए नए नए तरीके निकाले, ठीक। अब वो नए नए तरीके क्या थे, उन नए नए तरीकों में जो आपको बुक में सबसे अच्छा एग्जाम्पल मिलता है एनसीईआरटी में, वो ट्रांसपोर्ट ऑफ मीट मिलता है ना। वही खाने की रिक्वायरमेंट केवल क्रॉपिंग फूड से डेवलप फुलफिल नहीं हो रही थी, कहीं ना कहीं मीट की रिक्वायरमेंट भी थी। तो देखते हैं रोल ऑफ टेक्नोलॉजी। Colonization stimulated new investment and improvement in transport, faster railways, lighter weapons, ये weapons है, and larger ships helped more food more cheaply and quickly from far away to final market। यानी ट्रांसपोर्ट सिस्टम में सारी चीजों को इजी कर दिया था, ठीक है। अब इसमें जो आपको बुक में बहुत अच्छा एग्जांपल है, ट्रेड ऑफ मीट। इन स्टार्टिंग लिविंग एनिमल ट्रांसपोर्टेड विच कॉस्ट लॉट। देखो होता क्या था कि पहले पूरे पूरे एनिमल को शिफ्ट कर दिया जाता था एक जगह से दूसरी जगह पर। अब होता क्या था, एक लंबा डिस्टेंस, ओटोमन अंपायर में आपने पढ़ा था 3 मंथ तक लोगों को ट्रेवल करवाया जाता था बाय द वे, है ना। तो यहाँ पर भी क्या है कि जब एनिमल का भी ट्रांसपोर्ट करवाया जाएगा तो उस कंडीशन में उसे वो नेचर वाला इन्वायरमेंट तो नहीं मिलेगा शिप पे। तो होता क्या था, बहुत बार जानवर बीमार पड़ जाते थे, मर जाते थे, वेट लॉस कर लेते थे, या वो इस कंडीशन में चले जाते थे कि वो खाने के लायक ही नहीं बचते थे। तो ये जो था ये अपने आप में एक एक्सपेंसिव प्रोसेस था। उस एक्सपेंसिव प्रोसेस से बचने के लिए लोगों ने तरीके अपनाए। अब तरीके वो ढूंढते, उसके लिए एक साइंटिफिक रिसर्च का होना जरूर था। तो उस समय जो सबसे अच्छी रिसर्च थी वो शिप ऐसे जिसमें रेफ्रिजरेटर हो। तो सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट जो फ्रूटफुल साबित हुई, रेफ्रिजरेटेड शिप। अब क्या था, जब रेफ्रिजरेटेड शिप आ गए तो हुआ क्या कि वो जो लाइव एनिमल ट्रांसपोर्ट किया जाता था, अब उसको उसका मीट ट्रांसपोर्ट किया जाता था डीप फ्रीजिंग की हेल्प से, वो अपने टारगेट पॉइंट पर पहुंच जाता था। अब क्या हुआ, इससे मीट की क्वांटिटी ज्यादा जाएगी, है ना, कॉस्ट कम हो जाएगा। अब वो मीट जो यूरोप में केवल रिचर पर्सन की डाइट का पार्ट था, अब उसे पुअर पर्सन भी खा सकेगा, यानी वैरायटी ऑफ फूड यूरोपियंस को अब मिल जाएगी, ठीक है। तो होगा क्या, जब ये सब हो जाएगा, भाई हम पहले क्या चाहते हैं, हम पहले चाहते हैं पेट भर के खाना, फिर रहने की जगह, फिर काम, है ना। यही तो हमारी रिक्वायरमेंट है, रोटी कपड़ा और मकान। अब उनका पहले उन्होंने शेल्टर हाउस बन गए थे, बिल्डिंग्स बन गई थी, उनके खुद के रहने के प्लेस थे, तो वो रहने की जरूरत तो पूरी हो रही थी। अब किस चीज की जरूरत थी, रोटी की। तो उसके लिए वैरायटी आ गई उनके पास मीट की। भाई मीट से उनकी रोटी की जरूरत पूरी हो रही थी, लेकिन केवल रोटी से काम नहीं चलता। ओनली ब्रेड कैन नॉट फुलफिल अवर रिक्वायरमेंट ऑफ अवर बॉडी,
है ना। तो वो मीट की रिक्वायरमेंट भी पूरी हो गई, जो कि इजी हुई थी टेक्नोलॉजी की हेल्प से ही। रेफ्रिजरेटेड शिप जो आए थे उसने इसको इजी किया था। तो इसे रीड कर लेते हैं। इन स्टार्टिंग लिविंग एनिमल ट्रांसपोर्टेड विच कॉस्ट लॉट, also many animals died, fall ill, lost weight or become unfit to eat. After the invention of refrigerated ship, meat was supplied to the live animal. This reduced shipping cost and lowered meat price of the Europe. Now poor in Europe could consume more varied diet. Better living condition promoted social peace within the country and support for the imperialism. ठीक है, यानी यहाँ से अब साम्राज्यवाद की स्टार्टिंग हो जाएगी। अब ये वो ड्यूरेशन होगा जब कंट्रीज अपने आप में सेटिस्फाइड हो जाएंगी और अब वो मूव करेंगी अफ्रीका की तरफ, है ना, द ब्लाइंड कॉन्टिनेंट की तरफ अब लोग मूव करेंगे। तो इसके नेक्स्ट पार्ट को अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप लोग इसे देखिए, बुक में रीड कीजिए, नहीं समझ में आता तो क्वेश्चन कीजिए। आई होप आपको समझ में भी आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो and I will be soon with the next part of this video.